इतने हास्यास्पद बातें हो रही हैं भाजपा में कि इनको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, खुद कहाँ से चाह रहे हैं। लेकिन शैलजा जी वो चैलेंज तो देते हैं ना, मुख्यमंत्री नायब सैनी हो चाहे भाजपा हो, लगातार वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया। लेकिन आपके विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात आप कह रही कि हाईकमांड डिसीजन लेगा, लेकिन आपकी इच्छा है, तो अगर आप विधानसभा लड़ती है तो फिर क्या ये मतलब मान लिया जाए कि आपकी दावेदारी है? जो क्योंकि आप दलित समाज से आती है मैम, तो उसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हाल ही में। सरकार से कुछ नेता मिले और सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। कुमारी शैलजा का उस वर्गीकरण के जजमेंट पे क्या टेक है? अब इन 2-3 वर्गों को कहें कि इनको मिल गए और दूसरों को नहीं मिला, तो ये इन 3 वर्गों की कमी थी क्या? कमी आपकी थी। लेकिन आप लंबे समय से पॉलिसी मेकिंग में हैं, आपने मंत्रालय भी ठीक है, संभाला वो है, तो लेकिन हमारे ऊपर आप डाल नहीं, सकते आप पे हैं। नहीं डाल रहा हूँ मैं, आपसे ये लेकिन जानना चाह रहा हूँ, आपसे मैं वो आप पे डाल नहीं रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रही हैं कि आप कर सकते थे, आप सत्ता दल पे सवाल उठा रही हैं, तो मैम आपके पास क्या फॉर्मूला? आप कह रही हैं डिवीजन इसमें होना नहीं चाहिए। मैंने ये कब कहा डिविजन में? नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और हरियाणा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और लगातार नेताओं से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तो आज इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे कुमारी शैलजा जी से। मैडम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय दिया। और सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जब आप अभी रिसेंटली हिसार गई तो आपसे चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल पूछा गया, तो आपने कहा कि बीजेपी बड़ी कन्फ्यूज नज़र आ रही है, लेकिन उस पर एक अपडेट आ गया है, तो चुनाव में जो बदलाव हुआ है, तो क्या टेक है, क्या प्रतिक्रिया आपकी उस पर तारीखों अब में? तो यही है कि तारीख आगे बदल दी गई है। हम्म, अब जो भी कारण इलेक्शन कमीशन पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको खुद नहीं लग रहा, लोगों को तो लग रहा है कि ये हो क्या रहा है? सो के जाग रहे हैं क्या सारे लोग? हम्म, एक एक चीज़ पे, एक तारीख पर इतना ज़्यादा बवाल। अब ठीक है, लेकिन जब भी हो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। जो फैसला आ गया है तो वी आर प्रिपेयर्ड। पहले हो जाता तो भी हम तैयार थे, अब भी तैयार हैं। जी। अच्छा, आप जब सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ी तो उस समय एक माहौल ही आया, सिरसा हमने घूमा, मैंने भी कवर किया, तो वहाँ पे लोग कहते थे अगर शैलजा जी आ गई तो चुनाव निकाल लेंगे, मतलब नीचे से एक आवाज़ आई आपके नाम की, फिर आपने चुनाव भी लड़ा और आप जीते भी। और ऐसे ही अभी मैं देख रहा हूँ कि एक माहौल ये भी बन रहा है कि आपको लेकर लोगों में ये उम्मीद है कि कुमारी शैलजा जी इस बार, लोग आपके पीछे जुटे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकती हैं। कई जगह ऐसे पोस्टर्स लगे हैं कि भाई हमारी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा हो, मानेसर का मैं जिक्र करूंगा, खासकर वहाँ पे पोस्टर्स लगे। तो मैडम ये जो सीएम रेस वाला पूरा चल रहा है मामला, तो इस पर क्या कुमारी शैलजा की क्या राय है? देखो, राय तो किसी की कोई भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, अपनी पार्टी को हम समझें। और पार्टी में हमारी परंपरा है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होता है। बाकी ये ज़रूर है कि लोग जैसे कुछ चेहरे, सीनियरिटी, कुछ ये देखते हुए लोग, कोई किसी का नारा लगाता है, कोई किसी का लगाता है, तो ये चीज़ें तो चलती हैं। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट तब हो जाती हैं जब आप कहती हैं कि मैं विधानसभा लड़ने की इच्छा रखती हूँ, फैसला हाईकमान करेगा, तो लोग फिर डॉट कनेक्ट करने लग जाते हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये बात मैं क्लियर करूँगी कि ये मैं विधानसभा चुनाव के समय नहीं, मैंने लोकसभा चुनाव पहले से भी भी कहा आपने। बहुत पहले कह दिया जी। था कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि अब स्टेट में आकर लोगों की सेवा करूँ। तो बस यही बात थी। और अब जब ये चुनाव आ गया है तो सब पूछते हैं आप जैसे कि अब क्या आपने विचार बदल दिया है? मैंने कहा ये तो इच्छा तब भी थी, आज भी है, लेकिन तब भी मेरा यही कहना था और आज भी यही कहना है कि हाईकमांड फैसला करेगा और ये हाईकमांड ही फैसला करता है अब कि आगे चुनाव लड़वाना है, क्या करना है। लेकिन जब आप कहती हैं कि आपकी इच्छा है, तो फिर लोग ये भी टटोलने लग जाते हैं कि भाई शैलजा जी कहाँ, किस इलाके में जा सकती हैं। जिक्र आता है कि भाई हिसार की किसी सीट पे आएंगी, फिर हिसार में नैरो डाउन करके लोग उकलाना पे चले जाते हैं। उकलाना पे इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा गांव है, जी। तो इसलिए कहते हैं। बाकी स्टेट में कई जगह से लोग बोलते हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की और बड़ी एक, मैं समझती हूँ कि हम्बलिंग बात है कि कई जगह से लोग कहते हैं कि यहाँ से आकर लड़ें, यहाँ से आकर लड़ें। तो ये तो लोगों का, उनका शुक्रिया करें हम कि लोग अपनाते हैं जी। ऐसे। शैलजा जी, एक बात ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लोकसभा का प्रदर्शन रहा, 5 सीटें
बीजेपी ने लूज करी, आप लोगों ने गेन किया। तो उसमें एक मतलब राजनीतिक विश्लेषक एक एनालिसिस करते हैं, वो निकालते हैं कि भाई एससी प्लस जाट का एक कॉम्बिनेशन बना और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को बैकिंग दी इस कॉम्बिनेशन ने। तो क्या विधानसभा में आपको पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है, वो सेम कॉम्बिनेशन आज भी बरकरार है? हाँ, ये एनालिसिस किए जाते हैं और कई संस्थाओं ने किए भी हैं जी। कि किसका कितना वोट मिला। तो ये एनालिस्ट का काम है, आप लोग करिए। मैं अपने लिए बात ज़रूर कह सकती हूँ कि 36 बिरादरी की बात हमको करनी चाहिए कि सभी लोग हम उनका साथ दें, वो हमारा साथ दें। क्योंकि आगे की जब बातें होती हैं तो हमको सबका चाहिए कि हम हर समुदाय के लिए हम उनकी आवाज़ बने, उनके लिए काम करें। तो मेरा तो यही अपना विचार है कि 36 बिरादरी की बात मुझे करनी चाहिए और उनके प्रति मेरी कमिटमेंट भी है। जी। लेकिन जब आप 36 बिरादरी का नारा दे रही हैं तो लोग कहते हैं, बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो बड़ी माहिर है जाति की पॉलिटिक्स करने में, 35-1 का नारा उसका जिक्र कर दिया जाता है। तो इस बार ये चीज़ें आपको क्या लगता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कोशिश इस बार भी जारी है भाजपा की तरफ से कि चुनाव को उस तरीके से बांटा जाए। कोई माहिर नहीं है, सिर्फ एक ये नैरेटिव सा बना देते हैं। कौन से माहिर हैं? कब ये इतना जीत के आए हैं? आप देख लीजिए, नतीजे देखिए, कितनी सीट जीते थे ये 14 में, कितनी जीते हैं 19 में। कौन सा इन्होंने पीएचडी कर ली है इस चीज़ में? ये तो लोगों का फैसला होता है और ये सिर्फ दिखावा करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब सोशल मीडिया की बात करें, जैसे जैसे चुनाव आता है हमारी तो वो कम कर दी जाती है, कंट्रोल करते हैं। इनका प्रयास है कि कंट्रोल कराया जाए और हमारी कम व्यूअरशिप हो जाए। मेरी भी शायद थोड़ी कम करवाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को छोड़िए, ये कैसा ही नैरेटिव लोगों के सामने रखें, लेकिन जो ये दिखावा भी करते हैं, हमारे यहाँ लोग कहाँ इन बातों को मानते हैं। अब लोकसभा में भी आपने देखा और विधानसभा में और ज़्यादा ये बात स्पष्ट होकर आएगी कि सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। भाजपा केवल ये आंकड़े और इस तरह की बातें दिखाने की कोशिश करती है, पर हरियाणा को समझना पड़ेगा। भाजपा हरियाणा को समझे। समझना, आप कह रहे हैं उनको वो समझ नहीं पाए स्टेट। नहीं, वो कोशिश करते हैं डिवीजन की, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। लेकिन शैलजा जी वो चैलेंज तो देते हैं ना, मुख्यमंत्री नायब सैनी हो चाहे भाजपा हो, लगातार वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया, कांग्रेस ये करके दिखाए, इस तरह की बात। ठीक है, वो तो देंगे। देखो, अब जब कुछ और नहीं है उनके पास करने को, तो इसी चीज़ पे आ जाते हैं। या तो 10 साल का अपना ब्यौरा दिखाएं। 10 साल का ब्यौरा आपको वो दिखेगा जो ये इश्तिहार दिखा रहे हैं, उसमें असलियत क्या है वो भी देख लीजिए। अगर ये असलियत होती और अगर 10 साल का इनका इतना कॉन्फिडेंस होता, अपने ऊपर विश्वास होता, अपने काम पे विश्वास होता, ना तो ये मुख्यमंत्री बदलते और ना ये आज इस तरह की बातें करते। ये तो कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी का प्रमोशन कर दिया हमने। हाँ ठीक है, चलो पार्टी का इनका मामला है, लेकिन साफ नज़र आ रहा है लोगों ने तो, आप जैसे विशेषज्ञ हैं जो, वो तो साफ बता रहे हैं कि ये कमज़ोरी थी जो एकदम इन्होंने बदला। अच्छा मैम, जब आप स्टेट में घूमती हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, आपने कांग्रेस संदेश यात्रा जो शुरू की थी, लोकसभा पहले से आपने शुरू कर दी थी वो, तो हम देख रहे हैं कि लगातार उसकी रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रैलियां कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने एक मैसेज ये भी समझा कि जिस तरीके से बेटन पास ऑन किया भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को, वो जो यात्रा में उदय भान जी ने उनको फ्लैग दिया और वो अब हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की शुरुआत हुई, लोग कह रहे हैं कि भाई अब सीएम रेस में दीपेंद्र हुड्डा भी इंक्लूड हो गए। ये देखो, उन्होंने क्या बैटन पास ऑन किया या क्या नहीं किया, वो तो बात हो सकती है, लेकिन उनकी अपनी, लेकिन पार्टी तो अपने हिसाब से देखती है ना। पार्टी का तो जो नज़रिया है वो पार्टी के हिसाब से है। हाईकमांड अपना जो भी नज़रिया रखेगा वो तो उस समय हम देख लेंगे। मेहनत तो हमको सबको करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई सीनियर हो, मेहनत तो सबको करनी चाहिए। अच्छा, लोग इस बात के भी मजे ले रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा समय आ गया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। कभी उनका लाडवा से नाम आता है, करनाल से नाम आता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में ये चुनाव की तारीख हो चाहे लिस्ट पे जो बात हो, इतनी उठापटक क्यों? कोई समन्वय ही नहीं है। बल्कि कल सबसे फनी बात तो कल हुई, बता रहे थे कि मुख्यमंत्री कहीं और से अपना कह रहे हैं और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने ही मुख्यमंत्री के बारे में कहीं और से कह रहे हैं। तो असली मतलब इतनी हास्यास्पद बातें हो रही हैं भाजपा में
कि इनको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, खुद कहाँ से चाह रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के इनके अध्यक्ष वो इनका कहीं और से नाम ले रहे हैं। तो ये जो इनकी कन्फ्यूजन है ना, वो सामने आ रही है। अब देखो इतना, अब नए प्रदेश अध्यक्ष, नए मुख्यमंत्री, उतना उनको अभी अनुभव नहीं मिल पाया है। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर कि अभी अनुभव उतना नहीं मिल पाया, शायद इसलिए तालमेल की कुछ है प्रॉब्लम। जो अपने आप को बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी कहते थे, बहुत डिसिप्लिन्ड, हमारे ऊपर उंगलियां उठाते थे। हम तो कहते हैं कि हमारा तो बड़ा संगठन है, हम तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अब उसको चाहे आप कुछ कहो। इतनी बड़ी पार्टी में इतने लोग जब काम करेंगे तो होता है। लेकिन इनको देखो ना, जो अपने आप को कहते थे कि पार्टी विद अ डिफरेंस, डिसिप्लिन वाली पार्टी, इनके यहाँ तो सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मैम, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो एक नैरेटिव और एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में घर कर गया, बीजेपी ने उसे इस्तेमाल किया चुनाव में। कहा गया कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास होता है, पर्ची खर्ची चलती है। तो उसी नैरेटिव को इस बार भी बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि लोगों को बताया जाए कि हुड्डा सरकार में, पहले कांग्रेस सरकार में क्या होता था। तो आपको लगता है कि ये नैरेटिव्स, आप इस चीज़ से इस बार आप बाहर निकल पाए हैं? भाजपा को अपने 10 साल का ब्यौरा देना चाहिए, अपना बताएं कि 10 साल में उन्होंने हरियाणा के लिए किया क्या है। अपनी बात करें तो अच्छा होगा। जब सत्ता में रह चुके तो आपको 10 साल अपना बताएं ना। असली बात तो वो है, लोग तो वो बात सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, वो अपनी बात बताएं। वो कह रहे हैं कि हमने तो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं और इनके यहाँ पर्चियां देखो, चलती हैं। नौकरियों की तो बात ना ही करें, हरियाणा के युवाओं से पूछो कितने पेपर लीक हुए, कितने स्कैम हुए, कितने करप्शन के चार्जेस हुए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन तक पे हुआ, उसको रीइंस्टेट किया। क्या बात कर रहे हैं ये? बच्चों से पूछो ना कैसे बैकपैक, मैं तो बार बार कहती हूँ और देखा है, हमने खुद देखा है, पार्कों में पड़े हैं बेचारे बच्चे, रात रात को 200-200 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके इम्तिहान देने जाते हैं, फिर पेपर रद्द हो जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं तो फिर कोई चैलेंज हो जाते हैं। तो इस तरह का रहा है 10 साल का इनका। अच्छा, जिस SC प्लस जाट वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही है, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को इसका अच्छा बैकिंग है, अब उसको लेकर दो नए गठजोड़ मैदान में हैं। इनेलो बसपा है और अब आज़ाद समाज पार्टी और जजपा है। तो ये जो दो नए गठबंधन आए हैं आपके सामने, कैसा चैलेंज है, कितना चैलेंज है इनसे आपको? नहीं देखो, आज के दिन ये ठीक है गठबंधन है, लेकिन ये एक सच्चाई है हरियाणा की राजनीति की कि जो थर्ड फोर्स थी हरियाणा में, वो थर्ड फोर्स नहीं रही है, वो ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने दो, उनमें बाइपोलर सा हो गया है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 10 साल की इनकी सरकार रही है और कांग्रेस हम मेन है, और विकल्प आज के दिन हरियाणा में केवल और केवल कांग्रेस है। मुझे लगता है कि लोगों ने मन भी बनाया है कि कांग्रेस की ओर ही झुकाव और वोट अपना ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप इस चुनाव, क्योंकि आप जितने भी लीडर से बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, आप लोकसभा के नतीजों से डिराइव कर रहे हैं एनर्जी, लेकिन क्या आप इसको इतना आसान मान के चल रहे हैं कि जनता ने ही मन बना लिया? क्योंकि आप कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो आपको कह सकती हूँ कि जो मेरा चुनाव था जी। लोकसभा का, मेरा चुनाव तो जनता ने लड़ा, वर्कर्स ने लड़ा, जनता ने मन बनाया हुआ था। शैलजा अपने आप में क्या है, उन्होंने मुझे चुनाव जिताया। और अभी भी हरियाणा में लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोगों का मन है, आगे हमको मेहनत करनी है, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को मेहनत करनी है। और चुनाव के समय मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर, देखो टिकट तक चलती हैं खींचतान, और 2500 लोग जो अप्लाई करेंगे वो किसी ना किसी को पकड़ेंगे, कोई सिफारिश लगाएंगे, और हमारे जैसों को भी लगेगा ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, तो वो तो चलेगा। बाहर भीड़ भी देखते हैं, तो ये है एक हिस्सा है चुनाव के समय का। लेकिन जब घोषणाएं हो जाएंगी तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विकल्प कांग्रेस ही आएगी और सरकार कांग्रेस ही बनाएगी। आपने टिकट की खींचतान का जिक्र किया और लोग कहते हैं कि वे पिछली बार भी सरकार बन जाती है, टिकट की खींचतान में ही गड़बड़ हो गई। तो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज पे खड़ी है पार्टी इस वक्त। ये तो देखो एक सिंपलिस्टिक, अब वापस देख के मुड़ के
इस तरह की बात कर रहे हैं, आपने, मुझे नहीं मालूम आपने उस टाइम कवर किया था कि नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने जो कवर किया उस समय के आप आर्काइवल मटेरियल देख लीजिए, कौन मानता था कि हम इतनी सीट ले लेंगे? खुद लास्ट डे तक कोई नहीं मानता था। मैंने लास्ट डे में जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं। मीडिया में कोई नहीं मान रहा था कि हम इतनी नज़दीक, सब सोचते थे, वो तो सबको ये 70 पार का ही वो उन्होंने कर दिया था 75 सबके पार का दिमाग बोल में, सॉरी 75 पार का। मीडिया भी विश्वास कर रहा था। तो ये तो अब कहते हैं कि आप वो कर लेते, आप वहाँ पहुँच गए, कोई 30 भी दे रहा था, लोग तो कह रहे थे कि डबल डिजिट में भी आओगे मुश्किल से। मीडिया वाले भी बोलते थे। मेहनत की, लोगों का भी मन था, वहाँ तक हम लेकर गए। और हाइंडसाइट में तो देखो, पीछे मुड़कर तो हम कह ही सकते हैं 90 सीट पर लड़ रहे हैं। अगर हम 85 भी जीतेंगे तो हमको ये लगेगा ये 5 क्यों नहीं जीते। तो ये तो हमेशा होता है जी। लेकिन मैम, जब जनता के बीच में जाते हैं, कई जगहों पे जो लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सरकार तो बन जाए इनकी, लेकिन बस ये है कि इनकी आपसी सिर्फ टवल जो है वो थोड़ी मैनेज होनी चाहिए। ये सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, चुनाव जब होता है तब तो सब मिलकर ही लड़ते हैं। लेकिन आपको लगता है कि टिकट की खींचतान में इस बार, क्योंकि कई नेताओं की ऐसी तस्वीरें आती है वो आपके आवाज़ पे दिख जाते हैं, फिर हुड्डा जी की आवाज़ पे फिर कहा जाता है कि भाई ये तो दोनों तरफ से ही चला गया। क्या हो गया, सब चलता है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों की, होता है, हमेशा होता है, हमेशा से होता रहा है। बिल्कुल, हमेशा से होता रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी में तो इस तरह के मुझे याद है मैंडेट आए हैं। बचपन में भी ऐसे ही हम देखते थे। जब हम, मेरे पिताजी थे तब भी हम देखते थे कि अब जो टिकट मांग रहा है वो तो, ये ज़रूर है कि अब ज़्यादा लोग हो गए, पहले लिमिटेड लोग मांगते थे टिकट, अब ज़्यादा मांगते हैं, ये फ़र्क तो पड़ा। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि टिकटार्थी आपके पास भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि आप लोग डिसीजन मेकिंग में हैं, आप सीनियर लीडर्स, तो इस कि भाई ये होच पोच ना हो, ये वो ना हो। फीडबैक तो लेना ही पड़ता है। बहुत से लोग हैं सीरियस हैं, बहुत से नॉन सीरियस भी, नॉन सीरियस इन द सेंस, अब जब पूछो उनसे तो कहते हैं जी हमने भी कर दिया अप्लाई। तो दैट्स ओके, वो तो पता भी चल जाता है, उसमें फीडबैक लिया जाता है, हाई कमांड भी लेती हैं, सर्वेज भी होते हैं, विचार भी आपस में करते हैं, तो ज़ीरो इन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और वो पार्टी करती है हमेशा। अच्छा शैलजा जी, जिन सीटों पे लोकसभा में, जैसे अगर मैं साउथ बेल्ट की बात करूं हरियाणा की, तो लगातार 3 सीटें बीजेपी जीत कर आ गई, और उस जगह पे अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उतना सीप इन नहीं कर पाई है। तो जिन क्षेत्रों में आप कमजोर नजर आती है पार्टी, वहाँ पे किस स्ट्रैटेजी के तहत काम हो रहा है? चाहे मैं जीटी रोड बेल्ट की बात करूँ, चाहे साउथ हरियाणा की बात करूँ। यही कोशिश होगी कि जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हों वहाँ पर, उनको हम, तभी हमने चुनाव के बाद फोकस भी किया कि हम शहरी इलाकों में काम करें, थोड़ा और ज़्यादा पार्टी को मजबूत करें। कोशिश रही है कि इन एरियाज़ में हमारा पार्टी का फोकस रहे। और कई बड़े नेताओं का नाम लिया जाता है, क्योंकि अब अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है, तो जो सीनियर कांग्रेसमैन पहले रहे हैं जो छोड़ के गए पार्टी 2014 में, कहा जा रहा है कि किसी की बातचीत हो रही है, राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिया जाता है, तो कुछ आप हैं लूप में कहीं इन सब चीज़ों के? हाँ, मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं मालूम, इन चीज़ों का मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो, क्योंकि लोग कहते हैं भाई ये पुराने कांग्रेसी माइंडसेट के लोग हैं, वापसी कर सकते हैं। अभी इस चीज़ के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, वो सीनियर नेता हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं, लेकिन भाजपा में वो सीनियर हैं, तो ये चीज़ें तो अलग होती हैं, और ना ऐसे मीडिया में कभी इस तरह की बातों का कोई बाजार तो गर्म, जहाँ कुछ नहीं हो वहाँ भी हो जाता है जी। कुछ हो तो, अब मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। लेकिन आपके विधानसभा चुनाव लड़ने की जो बात आप कह रही कि हाईकमान डिसीजन लेगा, लेकिन आपकी इच्छा है, तो अगर आप विधानसभा लड़ती है तो फिर क्या ये मतलब मान लिया जाए कि आपकी दावेदारी है कुर्सी के लिए? हाईकमांड तय करेगा, हाईकमांड तय करेगा। तो आप कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें हाईकमान? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हाईकमांड का ही अधिकार है। जैसे टिकटार्थी नहीं होते, वो टिकट मांगना अधिकार है, लेकिन टिकट देना तो कहीं और से है। अभी बहुत से लोग हैं जिनके एस्पिरेशंस मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन हाईकमांड तय करे। तो लेकिन जब आप ये कहती हैं ना, मैंने आप रिसेंटली अपने इंटरव्यूज़ में कह रही हैं, पहले भी कहती आई हैं कि हम सच्चे कांग्रेसी हैं, कोई हम पे सवाल नहीं उठा सकता,
और कोई जिस 19 है बात तो पे हम 21 हैं। जिस बात पे गर्व है जी तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आप उसको वो बात प्राउडली ओन मैं करती हैं। ओपनली कहती हूँ। हाँ, आप उसको प्राउडली ओन करती हैं। लोग ये कह रहे हैं कि फिर मैडम का निशाना किस पे है? खुद निशाना क्यों, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी और पे क्यों निशाना करूंगी, मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। तो निशाना नहीं है आपका इस बात में निशाना किसी मैं अपनी बात बताऊंगी, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं अपने स्ट्रेंथ पे बिल्कुल इतराती हूँ। इसमें क्या कमी, उसको मैं क्यों छुपाऊंगी। सही बात है। नहीं, कई इसको कनेक्ट कर ये लेते हैं एक लोग, तो दिन फिर में थोड़ा ही अर्न किया है जी, हमने कि दशकों आज की मैं कुछ आपकी कह दूं, ये तो लॉयल्टी हमारी है। पीढ़ियों की है और बिल्कुल आई एम प्राउड ऑफ इट। हम्म। अच्छा, आप एक जो, क्योंकि आप दलित समाज से आती है मैम, तो उसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हाल ही में। सरकार से कुछ नेता मिले और सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। कुमारी शैलजा का उस वर्गीकरण के जजमेंट पे क्या टेक है? देखो मेरा ये है कि उसको भी आप भूल जाओ, मेरा ये है कि हमको सबको, जैसे मैं छत्तीस बिरादरी की बात करती हूँ, छत्तीस बिरादरी में सब है, तो जो भी कमज़ोर है, जिसकी ज़रूरत है, चाहे वो एससी में है और है, हमको सबके उत्थान की बात करनी चाहिए और सबको आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और सबको, चाहे वो एससी में, चाहे कोई, इसमें कोई मेरा ये नहीं हो सकता कि एक को और दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं है, सबको मिल मिल बांट के ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब आप भी उसी सरकार के स्टैंड के साथ है कि इसे देखो लागू नहीं अभी इसको आगे कैसे क्या जी। कैसे करेंगे, ये तब असली पिक्चर तब आएगी। हम्म। लेकिन मेरा जो विचार है, क्योंकि हम ऐसे वर्ग में पैदा हुए हैं, जी। वैसे मैं छत्तीस बिरादरी की बात, हम्म। क्योंकि मुझे छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिला मिलता जी, है और तभी मैं आप भी, सांसद चुने, ठीक और बात। मैंने भी सबकी बात करनी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैं एक वर्ग से आती हूँ और आप उस उसको पर भी रिप्रेजेंट मुझे भी गर्व करते है, हैं जी। उस पर भी मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे वर्ग से आई हूँ जो सदियों से हमारी ये बात चलती रही और आज हमको मौका मिला है। तो ये, जब मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरी जिम्मेवारी भी है मेरे कंधों पर कि जो अगर अभी लेवल तक नहीं आ पाए उनको भी तो ऊपर उठाना है ना हमने, तो सबकी बात करनी है हमने। अच्छा, आपकी सिर्फ अपने लिए मांगूं मैं और मैं ये ना देखूं कि जो रह गए हैं उनके लिए कुछ ना करें, तो ये तो। अच्छा, आपकी पुरानी साथी रही किरण चौधरी, राज्यसभा चली गई हूँ भाजपा से, और दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। पहली तो ये कि किरण चौधरी जी का पार्टी छोड़ना, आपने कहा नहीं छोड़ना चाहिए था, इस तरह की बातें लेकिन आई। मैं पिछली बात पे एक बार थोड़ा सा जी जी। और कहना बिल्कुल। चाहूँगी कि देखो आज के दिन अगर बात है तो इसमें ये जो डिवीजन करवाने की मानसिक रूप से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ, मानसिक रूप से डिवीजन जो कराने का भी प्रयास होता है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कि किसी एक वर्ग को इतना मिला, क्यों मिला। अब किसी एक वर्ग को मिला तो वो किसने दिया, उस वर्ग ने तो खुद नहीं दिया, ये तो आपने दिया। तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि सभी वर्गों को आप करो। इतने दिन आप क्या कर रहे थे, आपने दिया है ना, जनरल आप लोगों के हाथ में रही है ना सारी पॉलिसी। कोई किसी ने, एक वर्ग ने या दूसरे ने या तीसरे ने, किसी, आप समझो कि चाहे रविदासिये हैं, चाहे वाल्मीकि हैं, चाहे हमारे धानक हैं, इन्होंने खुद तो नहीं किया। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि और भी हैं नीचे जिनको उठाना है, वो काम आपका था ना। क्यों आप इसमें कम रहे, आपने क्यों नहीं उनको उठाने की बात की, आपने क्यों नहीं उनको वो दिया एजुकेशन में या उनको समाज में उठाने का। अब इन दो तीन वर्गों को कहें कि इनको मिल गए और दूसरों को नहीं मिला, तो ये इन तीन वर्गों की कमी थी क्या? कमी आपकी थी, इन तीन वर्गों की नहीं थी। लेकिन आप लंबे समय से पॉलिसी मेकिंग में हैं, आपने मंत्रालय भी ठीक है, संभाला वो है, तो लेकिन हमारे आप, ऊपर आप डाल नहीं आप सकते पे हैं, नहीं डाल रहा हूँ मैं, आपसे ये लेकिन जानना चाह रहा हूँ, आपसे मैं वो आप पे डाल नहीं रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रही हैं कि आप कर सकते थे, आप सत्ता दल पे सवाल उठा रही हैं, तो मैम आपके पास क्या फॉर्मूला, आप कह रही हैं डिवीजन इसमें होना नहीं चाहिए। मैंने ये कब कहा डिविजन नहीं होना चाहिए? आपने मैंने कहा कि कब जो कह दिया? बंटवारे की मानसिकता है, जो नहीं, लोग करना चाहते। मानसिक रूप से मैंने कहा। अच्छा। मैंने कहा मानसिक रूप से मत बांटिए,
मानसिक रूप से मत बांटिए, क्योंकि अभी ये तो लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई संघर्ष जारी है डॉक्टर अंबेडकर का। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तो हमको सबको देते हुए हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमें सबको मिलकर, जो एससी में है, एसटी में है, अभी हमको सबको मिलकर अभी और संघर्ष करना है। आज ही अगर इस तरह की बात, जिसका जो ड्यू है, चाहे शिक्षा है, नौकरी है, वो सबको मिलना चाहिए। उसमें मैं नहीं कह रही कि नहीं मिले, तो प्लीज़ इस तरह की बात मत करिए आप। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारा मकसद, डॉक्टर अंबेडकर का मकसद है, जो लड़ाई हमने संगठित होकर लड़नी है, उसको हम संगठित होकर ही लड़ेंगे। तो मतलब आप शिक्षा, नौकरी सबको मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप मानसिक डिवीजन के खिलाफ हैं? जो मैं पहले- मानसिक डिवीजन के खिलाफ। डोंट प्ले इनटू द हैंड्स। चलिए अब किरण जी वाली टॉपिक पे आते हैं। तो किरण चौधरी जी को लेकर मेरे दो सवाल थे। एक तो ये कि विपक्ष जो है, माफ़ कीजिए, सत्ता दल जो है वो आपको लगातार चैलेंज करता रहा कि उम्मीदवार लेकर आए, उम्मीदवार लेकर आए। आपने उम्मीदवार नहीं दिया चुनाव में, वो निर्विरोध चली गई। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि उनके पार्टी छोड़ने से आप क्या मानते हैं, कितना नुकसान आपकी पार्टी को हुआ है? और देखो, अब इन बातों में जाना ठीक नहीं होगा। इस समय हम चुनाव में हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसको रिविजिट करना मुनासिब है आज के दिन। और पार्टी में है, वो उस पार्टी की विचारधारा में है, हम अपने उसमें हैं। तो जो निजी रिलेशंस होते हैं वो अलग हैं, वो रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पार्टियां अब हमारी हैं, जो अपने अपने हिसाब से हम अपनी पार्टी के हिसाब से करें। और कैंडिडेट उनके सामने उतारने पर वो पार्टी का ही फैसला होगा, पार्टी देखेगी। तो हर जगह से फीडबैक लेती है ना पार्टी, देख के कैंडिडेट देंगे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा में जो अच्छा, उनके सामने राज्यसभा कैंडिडेट की नहीं। नहीं, राज्यसभा मालूम नहीं, वो तो शायद हुड्डा साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। मुझे मालूम नहीं, इस पर हमारे कोई आपस में कभी कोई बात हुई नहीं है, मुझे नहीं मालूम। जी। अच्छा मैम, जब आप बात करती हैं किसान वर्ग की, तो भाजपा अब कह रही है कि हमने एमएसपी पे सरकारी खरीद की। अब उन्होंने नया ऐलान किया कि हम इन 14 फसलों पे एमएसपी देंगे। नायब सैनी जी। चुनाव आ गया तो ये ऐलान कर दिया, लेकिन क्या ये मांग थी किसानों की? ये मांग तो थी नहीं। मांग तो ये है ना कि कानूनी दर्जा मिलना चाहिए एमएसपी का, मूल बात ये है। उस पर भाजपा नहीं आती है। ये तो इलेक्शन के टाइम सॉप्स देने की बात है, लॉलीपॉप पकड़ाने। लेकिन वो डेटा देते हैं, कहते हैं हमारी सरकार में इतनी डेटा खरीद से हुई। कुछ नहीं होता। डेटा क्या है? दुगनी होगी क्या आमदनी? डेटा लाओ, रखो लोगों के सामने, डेटा ले आओ ना कि आमदनी दुगनी कर दी है किसान की। लेकिन जब चुनाव का समर है, उसमें वायदे उस तरफ से भी हैं, वायदे आप लोगों की तरफ से भी हैं। आप उन पे सवाल भी उठा रहे हैं, आप उनसे जवाब भी मांग रहे हैं। लेकिन दौर हरियाणा ने कांग्रेस शासन का भी देखा है, अब भाजपा का भी शासन था। किसान की स्थिति तो कमोबेश वही है ना मैडम, वो तो सुधरी नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं। एमएसपी की बात करें, किसान यहाँ तक, किसान भी खुशहाल हुआ, देश भी खुशहाल हुआ। हमारे किसान ने मेहनत की, पॉलिसीज़ बनी, तभी हम आत्मनिर्भर हुए। ये आत्मनिर्भर वर्ड आज का पैदा हुआ नहीं है, बहुत पहले से है। जो पहले से मुझे याद है, आपको शायद हंसी आए, आपकी उम्र बहुत कम है। जब हम छोटे छोटे थे तो यहीं साउथ एवेन्यू में 1967 में मेरे पिताजी पहली बार एमपी बनकर आए थे। और उससे पहले जॉइंट पंजाब था, तो वहाँ हम एमएलए मंत्री थे। फिर यहाँ पर आए। उस समय देश में बहुत किल्लत थी, और वो अमेरिकन गेहूँ आती थी, और उसकी रोटी जब बनती, लाल लाल बनती। तो मैं तो ज़्यादा छोटी थी, लेकिन मेरी सिस्टर जो मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने ये रोटी नहीं खानी है, कैसी रोटी दे रहे हो, ये कैसा खाना है। मतलब वो लोग खा नहीं पाते थे। तभी ऐसा टाइम था। वो इंदिरा जी की, उनसे पहले नेहरू जी की, और हमारे साइंटिस्ट की मेहनत देखिए, हमारा किसान अन्नदाता की मेहनत देखिए। उसने ज़मीन से सोना उगाया, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये मत कहिए कि कुछ हुआ नहीं है। देश भी आत्मनिर्भर हुआ है, किसान भी आगे बढ़ा। लोन्स कौन देता था किसानों को?
इंदिरा जी ने किया ना। तो ये चीज़ें भूल जाते हैं। आज के दिन बहुत आसान है कि मीडिया और सोशल मीडिया कंट्रोल करके कि नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसी थी। अगर ये हमारे स्ट्रॉन्ग नेता नहीं होते देश को आगे ले जाने के लिए, देश यहाँ तक नहीं पहुँचता। और एक बात मैं बार बार कहती हूँ, आप देखिए पोस्ट कॉलोनियल जिन्होंने आज़ादी ली वेस्टर्न ताकतों से, कोई देश आप एक गिना दीजिए जहाँ पर लोकतंत्र इतना मजबूत हो। एक देश गिना दो आप, या साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, दूसरे जहाँ पर, इवन लैटिन अमेरिका, बताइए। सिर्फ भारत है, और वो आज के दिन 2014 नहीं 47 से लोकतंत्र मजबूत है हमारे देश में। ठीक है, हमारी सरकारें आई भी गई भी, लेकिन ऐसा नहीं जो आज के दिन माहौल देश में बनाया हुआ है, दबाव का, ऑपरेशन का, ये माहौल है आज के दिन। मीडिया को ईडी ये वो सब कुछ चल रहा है। अच्छा, आप कास्ट सेंसस की मैं बात करूंगा। आपकी पार्टी ने वायदा किया, सीडब्ल्यूसी में रेजोल्यूशन पास हुआ कि आप देश भर में जहाँ जहाँ सरकारें होंगी आप करेंगे। और बीजेपी इसको इस तरीके से इसका डिफेंस देती है, वो कहती है कि ये लोग समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं और हमारे लिए तो 4 जाति है, गरीब, किसान, महिला और किसान वर्ग, मतलब वो 4 जातियाँ गिनाते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए ये 4 जातियाँ हैं। हाँ, इन्हें भाषणों में इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, स्लोगन्स में हैं इनके ये बातें कहने की, लेकिन असली बात तो ये है कि आप प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो। आप जब ये जातियों की भी बात करते हो, फिर आप ओबीसी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बार बार ओबीसी की बात करते थे, अब शायद कम करने लग गए होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक रियलिटी है इस देश की। किसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, किसके लिए क्या करना है, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, तभी राहुल जी कहते हैं कि कास्ट सेंसस हो तो सारी बातें सामने आ जाएंगी और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ें। एक तरफ जाति की बात भी करते हैं, ये उसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब देखते हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं, राहुल जी असलियत ऊपर उभार रहे हैं, तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो फिर अब ये पीछे क्यों हटते हैं इससे? जी। अच्छा, जैसे अभी आप अगर सोशल मीडिया ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी ने एक नैरेटिव चलाया हुआ है। वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के 10 साल याद दिलाते हैं, उसमें वो मिर्चपुर कांड का जिक्र कर देते हैं कि दलितों पे अत्याचार होता था। तो वो लोगों के दिमाग में उस चीज़ को रिविजिट कराना चाह रहे हैं कि कैसे दलितों पे अत्याचार करते थे और इनकी इनके सरकार। समय ये तो रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी अत्याचार महिलाओं पर भी, दलितों पर भी बढ़ गए हैं इनके कार्यकाल में। तो ये अपना जवाब दें। मैंने पहले भी कहा कि ये अपने 10 साल का ब्यौरा देंगे तो बेहतर होगा। महिलाओं पर अत्याचार, हर इनकी स्टेट में कुछ होता है तो कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसे थोड़ा ये बात हमारे टाइम में अगर होता था, हमारे यहाँ इस तरह का हुआ, खुद राहुल जी भी गए, सोनिया जी भी गई, हमारी सरकार होते हुए ये लोग गए। हमेशा से संवेदनशीलता रही। लेकिन मैम आपकी जो हुड्डा साहब की जो सरकार थी उसको ना एक तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं तो लोगों में वो नैरेटिव उस समय काम किया कि भाई एक पर्टिकुलर कास्ट से उसको अलाइन करना, एक पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट से उसको अलाइन करना। तो मैं अब इस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी तो ये सवाल आप पे उठा ही रही है, वो अपना जवाब नहीं दे रही, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस जो उनके पल्ले बंध गई ये बात कि भाई ये ऐसा करते हैं या ये इन लोगों का काम करते हैं, उससे कैसे बाहर निकल रही है पार्टी? क्योंकि अब दोबारा से आप चुनाव में जा रहे हैं तो ये सवाल चुनाव आएंगे। आ रहा है, हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, और हम तो सब संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्षेत्रवाद और वो सब जो सब आगे आगे आप देखेंगे, पूरे हरियाणा का विकास होगा। ये दावा कर रही हैं आप आज? पूरे हरियाणा का विकास होगा, करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा इस बातचीत का, और सवाल ये है कि आपने बड़े लंबे समय से राजनीति में हैं आप, और अब आप स्टेट लड़ना चाहती हैं, स्टेट की उसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका की डिमांड कर रही हैं, इच्छा रख रही हैं, जो भी है। तो किस तरह का हरियाणा, कुमारी शैलजा अपने सपनों का हरियाणा कैसा देखना चाहती हैं? किस तरह का हरियाणा निर्माण होना चाहिए? 36 बिरादरी का हरियाणा, सबको मान, इज्जत, समानता और विकास में। हमारा युवा जो है, आज नशा फैला हुआ है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि नशे से हम कैसे मुक्ति पाएं। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ हैं जो सबसे अहम है।
सबसे ज़्यादा अहम शिक्षा और स्वास्थ्य है सभी के लिए। इन पर हम ध्यान देंगे। हमारे माँ बाप खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे, आगे बढ़े, उन्हें मौका मिला। जब तक हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बातें बहुत अच्छी हैं, गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, और शायद फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बनने की कोशिश में थे। वो तो आपने संसद में उसकी पोल भी खोली, स्मार्ट सिटी। हाँ, तो मतलब इस तरह की बातें ना करके नीचे ज़मीन पर हम देखें कि क्या है रियलिटी, कैसे हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। केवल ऊपर से पोचापाची करके बात नहीं बनेगी, जैसे कि आज किया जा रहा है। हमको नीचे ज़मीन पर उतर कर शहरों की बदहाली है। आप देखो, जो मेन सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, उन पर आम नागरिक को क्या चाहिए? अपराध कम से कम होना चाहिए। करप्शन, ये सब जब उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं आम नागरिक की, और उसे लगता है कि वो कहीं गुहार भी नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि कैसे वो नागरिक जीता होगा। बच्चे को स्कूल में भेजना है, स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए सबके लिए हो। अमीर लोग ठीक है, बड़े बड़े उनमें करवा लेते हैं, लेकिन आम नागरिक कैसे जाए? हमने देखा है, किले के किले बिक जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं मूल बात आम नागरिक की, जिनके लिए हमको करना है, सोचना है। अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा हमारी मैन पावर इस तरह की बने, कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। सरकारी नौकरियां हम भरें, सरकारी नौकरी सारी तो होनी मुश्किल होती है, लेकिन कम से कम जो बैकलॉग है, जो वैकेंसीज़ हैं, उनको सही ढंग से पारदर्शिता से हम करें, तभी लोगों का विश्वास बनेगा। विश्वास जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो कुमारी शैलजा हमारे साथ थी, और इसमें एक जी बिल्कुल आप ऐड करिए। सॉरी, आपको मैं It's okay। देखो, जो एक बहुत बड़ी बात है, और ये मैंने जनरल बातें की हैं, बहुत बड़ी बात है महिलाओं की। हमारे राज्य में महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, चाहे वो जेंडर की बात हो, जो कि महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, तो ये भी एक सामाजिक बात है। ये क्योंकि देख लिया अपने बच्चों को, लड़कियां जहाँ मौका मिलता है आगे दे शाइन। तो ये भी हमने देखना है, महिलाओं के ये अपराध जो हैं उसमें ध्यान देना है। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन बच्चे ये खोखले नारे से नहीं होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब तक हम ज़मीन पर उतरकर अपने बच्चियों को उतना आदर मान, उनको सक्षम नहीं करेंगे। और ये राहुल जी ने बार बार बात कही वुमेन एम्पावरमेंट की, ये एम्पावरमेंट सही मायने में होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी अपने, मैं तो कह रही हूँ 2500 अगर वो आए हैं, एग्जाम्पल है, ये तो पॉलिटिकल सिनेरियो है, लेकिन नौकरियों की भी बात है। मैं समझती हूँ कि नौकरियों में भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हरियाणा में महिलाओं के लिए कम से कम, क्योंकि अब हरियाणा की हम बात करें, आरक्षण होना चाहिए। और टिकटों में भी देखने को मिलेगा हमें प्राथमिकता महिलाओं को दी जाएगी। देखो, अब सब कुछ तो मेरे हाथ में नहीं है, और पार्टी की भी अपनी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तभी सोनिया जी ने भी बार बार कोशिश की, संगठन में भी कोशिश किया, मुझे भी पीसीसी प्रेसिडेंट भी बनाया था, और उस समय मेरी भी कोशिश रही कि महिलाओं को हम टिकट दें। तो ये एक प्रयास है, कोशिश करें, क्योंकि अब महिलाएं ऊपर आ रही हैं, मौका मिले तो वो जीत के भी आती हैं। पर पुरुष प्रधान प्रदेश में और देश में ये रास्ता आसान नहीं होता। तो इसलिए हमारे जैसों को अपनी जिम्मेवारी, हम बहुत, इसको मैं खुद समझती हूँ कि बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, कि महिलाएं, जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, रास्ता कोई आसान नहीं होता, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि मेरे बाद के लिए मैं उनके लिए थोड़ा सा रास्ता आसान करके जाऊँ। तो मौका मिले तो महिलाएं मुख्यमंत्री भी बनी हैं, और आगे भी वो तो पहले से भी बने हैं, आज़ादी के बाद भी, उसमें कौन सी हुई। क्योंकि आजकल आपको भी उसी लीग में काउंट किया जा रहा है, तो मैं ये बात कह रहा हूँ। तो कुमारी शैलजा जी हमारे साथ थी, और ये बातचीत हमने की है, बहुत सारे डायनेमिक्स पे चर्चा हुई, और चुनाव का दौर है। कुमारी शैलजा का दावा है कि थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है, और
उनका कहना है कि बीजेपी अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे रही, बड़े स्मार्टली वो इससे बचना चाहते हैं। और 2-3 और इम्पोर्टेंट बातें इन्होंने कही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि महिलाओं के लिए आरक्षण नौकरियों में होना चाहिए। हरियाणा की बात करें तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो कम से कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि चुनाव में क्या रहेगा। और कुमारी शैलजा जी को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के नैरेटिव सामने आ रहे हैं कि इस बार प्रबल तौर पर मुख्यमंत्री की रेस में मैडम का नाम है, तो वो सब आपको जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।